So friends, we are taking up today Carrier's Legal Liability Insurance. Okay, everybody has to go on mute now. So this product, ये जो Carrier's Legal Liability Insurance का product है, this is basically meant for transporters, logistic firms और carrier firms. तो आप सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी यू विल फाइंड ए ट्रांसपोर्ट नगर. किसी भी ट्रांसपोर्ट नगर में आप चले जाइए, बहुत आपको 100-200 मामूली सी बात है, इतनी फर्म्स मिल जाएंगी. लेकिन किसी भी ट्रांसपोर्टर के लिए ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि वो जिस गाड़ी से भी जो भी माल भेज रहे हैं वो सेफली डिलीवर हो जाए तब तो वेल एंड गुड, और नहीं तो इन द ट्रांजिट हंड्रेड्स ऑफ डाउट्स आर देयर. किसी भी कारण से कोई भी माल डैमेज हो सकता है, और जब भी कोई माल डैमेज होगा तो अल्टीमेटली दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टर. तो ऐसी सिचुएशन में हमारी कंपनी ने एक पॉलिसी डिजाइन की है. हालांकि वी आर लेट एंट्रेंट इन दिस फील्ड. ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि फ्रॉम टाइम्स मेमोरियल सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास चली आ रही है. हमने काफ़ी लेट डिज़ाइन किया है इसको, बट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडे वी आर हैविंग इट. तो समझिए कैरियर लीगल लायबिलिटी है क्या, इसकी सारी निटी-ग्रिटीज़ को समझते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स को समझते हैं, कवरेज क्या है, किसके लिए बना है, क्या किन कंडीशंस पर, किन एक्सक्लूजन्स पर, किस प्रीमियम रेटिंग पर पॉलिसी प्रोवाइड की जाएगी. मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन. I think this is visible to all. Yes, sir. Okay. तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि मान लिया मुझे या आपको या किसी भी थर्ड पर्सन को कहीं भी कोई माल भेजना है, तो बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फाइंड आउट करें. अब अगर हमारी फिजिबिलिटी ये है कि पोर्ट टू पोर्ट माल भेजा जा सकता है और बल्क में माल है, तो हमारी प्रेफरेंस रहेगी कि हम वाटरवे से भेजें. तो वहाँ शिप, स्टीमर, बोट से एनी काइंड ऑफ हल से भेजा जा सकता है. हल कहते हैं कि वाटरवे में जो मशीनरी यूज की जाती है. लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब पोर्ट टू पोर्ट फैसिलिटीज़ हों. एक मेथड ये भी है कि बाई एयरवेज भेजा जाए. एयरवेज में एयर कार्गो कैरियर, हेलीकॉप्टर और कोई भी एयर डिवाइस हो सकता है. फॉर एग्जांपल ड्रोन भी है, आजकल ड्रोन से भी डिलीवरी होने लगी है. तो एयरवेज इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स. लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है उनमें आता है रेलवेज. और रेलवे ने खास तौर से गुड्स ट्रेन, जिसको नॉर्मली मालगाड़ी कहा जाता है, वो इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की हुई है. और कई बार कुछ स्पेसिफिक ट्रेन डिज़ाइन की जाती हैं, जैसे कोई गैस भेजना है या लिक्विड पेट्रोलियम, डीजल या वाटर सप्लाई करना है, तो टैंकर्स और अदर बोगी जिनमें कि रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स वगैरह भी हो सकते हैं, वो लगाए जाते हैं. और उससे भी ज़्यादा पॉपुलर है रोडवेज. तो रोडवेज में क्या आता है, सारा माल लाने ले जाने का काम करते हैं जीसीसीबी, जिसका आप बोलते हैं गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल्स. ये गुड्स कैरिंग कमर्शियल व्हीकल मल्टीपल डिज़ाइन के हो सकते हैं, मल्टीपल कैपेसिटीज़ के भी हो सकते हैं. जैसे लाइट कमर्शियल व्हीकल है, मीडियम कमर्शियल व्हीकल है, हैवी कमर्शियल व्हीकल है. डिज़ाइन की बात करें तो टैंकर है, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल है, ओपन बॉडी है, क्लोज बॉडी है. दे आर ऑल यूज्ड फॉर गुड्स कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो हमारी ये जो पॉलिसी है कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये केवल और रोडवेज से रिलेटेड है. यानी कि जो जीसीसीबी माल लेकर के जाएंगे उन्हीं की माल की, कमोडिटी की, कार्गो की रिस्क कवर करेगी. अब इसमें देखना यह है कि कोई भी ट्रांसपोर्टर जो कि माल भेजने के काम में एंगेज्ड है, उसको इस पॉलिसी की जरूरत पड़ती क्यों है? क्या उसका इस पॉलिसी के बिना भी गुजारा हो सकता है? तो सबसे पहली चीज समझने की यह है कि ट्रांसपोर्टर का तो ये डेली का बिजनेस है कि उसको माल भेजना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर.
और जब 365 डेज उसका यही बिजनेस है और सारे के सारे व्हीकल उसके इसी में एंगेज हैं, तो फिर इशू ये आता है कि किसी भी दिन कभी भी कहीं भी इन ट्रांजिट और इवन गो डाउन एनीथिंग कैन हैपन। और जो माल का लॉस और डैमेज होगा तो माल का मालिक जिसने कि भाड़ा पे किया है वो तो नुकसान वसूले, और ये अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ट्रांसपोर्टर की, तो उसे देना ही देना होगा। हालात ये भी हो सकते हैं कि जितना उसने साल भर में ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से कमाया हो उससे ज़्यादा उसको लॉस और डैमेज पे करने पड़ जाए। इट ऑल डिपेंड्स बिकॉज दिस इज ऑल एक्सीडेंटल। कहो तो लोडेड गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाए, बर्न हो जाए, थेफ्ट हो जाए, ओवरटर्न हो जाए, किसी नदी में उड़ जाए, एनीथिंग कैन हैपन ऑन द वे। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे मुझे कहीं माल भेजना है और मैं थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में समझता हूँ, तो मेरी प्रेफरेंस ये भी हो सकती है कि मैं अपने माल को इंश्योरेंस करा के भेजूँ। तो अगर मैंने इंश्योरेंस कराया हुआ है लेकिन फिर भी भेजना तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू है, और ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजा फिर भी रास्ते में माल डैमेज हो गया, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहली प्रायोरिटी ये है कि क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कराया तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लूँ, और अगर इंश्योरेंस कंपनी से मैं क्लेम लेता हूँ तो वे मुझे किसी एक से ही क्लेम लेना है, या तो मैं ट्रांसपोर्टर से ले लूँ या इंश्योरेंस कंपनी से ले लूँ, क्योंकि आई एम कंसर्न विद इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब ये है कि जो मेरा लॉस हुआ है, लॉस या डैमेज हुआ है, मैं उसी पोजीशन में आ जाऊँ जिसमें कि मैं लॉस से पहले था। तो माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू गेट द कंपनसेशन। अब मैं या तो ट्रांसपोर्टर से लूँ या इंश्योरेंस कंपनी से लूँ। मेरी मान लिया फर्स्ट प्रेफरेंस इंश्योरेंस कंपनी से है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे लॉस और डैमेज पे करने के बाद मुझसे सब्रोगेशन लेटर ली, और ये जो सब्रोगेशन लेटर है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड रेमेडीज टू द इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे क्लेम पे कर दिया, मैं कंपनसेट हो गया, मेरा जो लॉस था वो कंपनसेट हो गया। अब इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट है कि मेरे से सब्रोगेशन लेटर ले ले, क्योंकि अल्टीमेटली जिसने भी लॉस किया है whosoever is responsible, उसके खिलाफ वो क्लेम फाइल करके रिकवर कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम फाइल करने के बाद भी ट्रांसपोर्टर से रिकवरी कर सकती है। इसके मायने हुए कि अगर कोई भी रास्ते में माल डैमेज हो गया तो ट्रांसपोर्टर तो उसको लॉस और डैमेज देने से बच नहीं सकता, या तो उसे डायरेक्ट ओनर ऑफ द गुड्स को देना होगा, या अगर उसने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा। ही हैज नो रेस्क्यू, बच ही नहीं सकता, कोई एस्केप ही नहीं। तो इस सिचुएशन में उसके लिए बेटर ये है कि वो एक कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के रखे जो उसके लिए रेस्क्यू का काम करे। और ये पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके बिना कोई भी कैरियर फर्म, लॉजिस्टिक फर्म या ट्रांसपोर्टर फर्म बिजनेस को करना अपने लिए घाटे का सौदा समझती है, क्योंकि आए दिन होंगे ऐसे ट्रांसपोर्टर ऐसे भी होते हैं जिनके पास 2 ट्रक, ट्रांसपोर्टर ऐसे होते हैं जिनके पास 200 ट्रक भी हों। नॉर्मली 15, 20, 25 ये तो आमतौर पर मिल जाएंगी। अब जब ये सारी गाड़ियाँ माल ढूंढने का ही, लाने ले जाने का ही काम करती हैं और हर दिन करती हैं, यू कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेजेस। तो महीने में ही कितनी बार हो सकता है, साल में कितनी बार हो सकता है, नोबडी नोज। जितनी इनकम है उसको भी सुपरसीड कर सकता है ये कंपनसेशन। तो द अल्टीमेट वे आउट इज टेक ए कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को लेगा तो ट्रांसपोर्टर ही, कैरियर फर्म ही, लॉजिस्टिक फर्म ही, जिनका कि माल लाने ले जाने का ही काम है। लेकिन 2 सिचुएशन वहां होंगी कि उनके फर्म के साइज पर यह डिपेंड करेगा कि उनका टर्नओवर क्या है, और उस टर्नओवर के हिसाब से उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या है। फिर उन नंबर ऑफ व्हीकल्स में से उनके ओन्ड कितने और हायर्ड कितने। फिर से समझिए, हिमालय मेरी एक फर्म है, बालाजी गोल्डन ट्रांसपोर्ट फर्म, मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर है पर ईयर का, लेकिन मेरे पास मेरे 20 ट्रक है। 20 ट्रक मेरे सफिशिएंट नहीं है, तो मैंने 10 ट्रक हायर कर ली किसी और के, क्योंकि मैं ट्रक परचेजिंग में अपना मनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और
तो मैंने 10 ट्रक हायर कर लिया, आई पे दी हायर। अब सिचुएशन ये है कि मुझे 30 ट्रक चाहिए, 30 ट्रक मेरे पास हैं, जिनमें से 20 मेरे हैं और 10 हायर हैं, और सारे के सारे 30 ट्रक माल लाने ले जाने के काम में एंगेज हैं, इसलिए मुझे सबकी सेफ्टी चाहिए। आई कांट से कि माई ओन व्हीकल शुड बी इंश्योर्ड एंड नॉट दी हायर्ड वन। वो हायर्ड वन भी तो इसी काम में यूज हो रहे हैं, माल का लॉस और डैमेज तो उनमें भी हो सकता है। तो ये कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी जो है, ट्रांसपोर्टर के टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स को एक पॉलिसी में इंश्योर कर देती है, चाहे वो ओन्ड हो, हायर्ड हो, चार्टर्ड हो, सब एक ही पॉलिसी में इंश्योर्ड हो जाएंगे। अब कवरेज क्या रहेगा पॉलिसी का, किस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी? तो बेसिकली रोड रिलेटेड 3 रिस्क का कवरेज है, फायर, एक्सप्लोजन एंड एक्सीडेंट्स, जो कि बहुत ज़्यादा या बहुत कॉमन रीजन है जिनकी वजह से लॉस होता है, फायर, एक्सप्लोजन और एक्सीडेंट। लेकिन एक और रीजन जिसकी वजह से नॉर्मली लॉस होता है वो है नेग्लिजेंस। ये नेग्लिजेंस इंश्योर की भी हो सकती है, उसके एम्प्लॉय की भी हो सकती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव की भी हो सकती है, उसके सर्वेंट की भी हो सकती है, और उन लोडर्स और अनलोडर्स की भी हो सकती है जो कि माल चढ़ाने और उतारने का काम कर रहे हैं व्हीकल। तो ये चारों रिस्क कवर है, फायर, एक्सप्लोजन, एक्सीडेंट एंड नेग्लिजेंस। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी पॉपुलर कारण हैं जिनकी वजह से लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल राइट एंड डैमेज, राइट एंड स्ट्राइक जिसको आप कह सकते हैं। तो राइट एंड स्ट्राइक हमारी पॉलिसी में कवर तो नहीं है, लेकिन हमने इसको एड ऑन कवर बना दिया, जिसको का मतलब है कि आप एडिशनल प्रीमियम पे कीजिए और इसका कवरेज ले लीजिए। साथ ही मतलब ये भी है कि ये ऑप्शनल कवर है, आप चाहें तो लें, आप चाहें तो ना लें। राइट एंड स्ट्राइक एक एड ऑन है, दूसरा एड ऑन है टेररिज्म। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप चाहें तो लें, आप चाहें तो ना लें, बट वी कैन ऑफर टू द ट्रांसपोर्टर फर्म्स, वी आर हैविंग 2 एड ऑन कवर्स, वी वांट यू कैन सेलेक्ट देम, क्योंकि दीज आर आल्सो पॉपुलर perils or hazards or risk which can cause the loss or damage to the goods। ये पॉलिसी का कवरेज रहेगा। अब पॉलिसी के कुछ खास फीचर्स हैं जिनको आप सैलेंट फीचर्स बोलते हैं या की कंसिडरेशंस बोलते हैं, उनको भी समझा जाए। कि ये पॉलिसी 1 साल के लिए है, यानी कि 12 मंथ्स के लिए है। फर्दर रिक्वायरमेंट के लिए इसको हर साल रिन्यू कराना होगा। एट ए टाइम यू कैन टेक इट फॉर 3 years और 5 years और मोर देन 1 year। दूसरे यानी फर्म्स को दी जाएगी जो कि ऑथराइज ट्रांसपोर्टर फर्म्स हैं। लेकिन हमारी प्री कंडीशन ये रहेगी कि उस ट्रांसपोर्टर के पास जितने भी उसके व्हीकल्स हैं जो कि माल लाने ले जाने में यूज हो रहे हैं, उन सब का मोटर कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी के तहत बीमा होना चाहिए। पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव यानी पैकेज पॉलिसी ही चाहिए, जिसमें कि थर्ड पार्टी ऑन डैमेज और पीए कवर की भी रिस्क कवर होती हो। ये हमारी प्री कंडीशन है। कोई भी ट्रांसपोर्टर का व्हीकल जिसकी हम इसमें रिस्क कवर कर रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर इंश्योर्ड होना चाहिए, जिसमें कि ओडी, टीपी और पीए कवरेज सहित सारी रिस्क शामिल हो। साथ में कंडीशन ये भी है कि अगर बीच में कोई पॉलिसी किसी की व्हीकल की जो कि ट्रांसपोर्टर यूज़ कर रहा है, अगर मोटर पॉलिसी एक्सपायर हो जाती है तो उसको कंटिन्यूशन में रिन्यू कराएंगे, क्योंकि अगर उसी में कोई माल का लॉस और डैमेज होता है और इंसिडेंट वाले दिन बाई चांस उसकी पॉलिसी वैलिड नहीं पाई जाती है, एक्सपायर्ड हो चुकी है, तो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी कोई क्लेम पे नहीं करेगी। दिस इज प्री कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि उन सारे व्हीकल्स की रोडवर्दी कंडीशन होना चाहिए। अब इंश्योरेंस की लैंग्वेज में रोडवर्दी कंडीशन वर्बली जमा खाते से काम नहीं चलता। आप अगर जीसीसीबी की रोडवर्दी कंडीशन कहना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके पास आरटीओ से इश्यूड फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। रोडवर्दी कंडीशन इज ऑलवेज सर्टिफाइड बाय द आरटीओ बाय इशूइंग ए फिटनेस सर्टिफिकेट एंड स्पेशली फॉर कमर्शियल व्हीकल्स। ये कंडीशन 2 व्हीलर प्राइवेट कार में होती नहीं है, आप जानते हैं। तो रोडवर्दी कंडीशन उसकी होगी प्लस, ये ऑप्शन रहेगा इंश्योर के लिए।
कि अगर उसके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कम है तो वो चाहे तो सिंगल व्हीकल के लिए भी पॉलिसी ले सकता है, और ज़्यादा हैं तो सारे के सारे व्हीकल्स एक फ्लीट पॉलिसी में इंश्योर हो जाएंगे। तो नॉर्मली ट्रांसपोर्टर की चॉइस यही रहती है कि वो फ्लीट पॉलिसी लेते हैं, और उसमें उनके पास जितने भी ओन्ड व्हीकल्स और हायर्ड व्हीकल्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही पॉलिसी में इंश्योर हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जिनमें पहला है लॉग बुक। लॉग बुक हर व्हीकल का वो रिकॉर्ड है जिसमें कौन सा व्हीकल किस तारीख को कहाँ गया, कब आया, ये सारी एंट्री रहती है। तो लॉग बुक से व्हीकल की डिटेल फाइंड आउट की जा सकती है। एक होता है कंसाइनमेंट नोट, जिसमें कि किस व्हीकल में क्या माल गया है, किस ट्रांसपोर्टर के अनलोड हुआ है, उसकी डिटेल होती है। तो कंसाइनमेंट नोट भी हर ट्रांसपोर्टर मेंटेन करता है, और ये दोनों डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको पॉलिसी देते समय आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी क्लेम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के बिना सेटल नहीं होगा। और ये हर ट्रांसपोर्टर मेंटेन करता है, क्योंकि ये उनके बिजनेस का पार्ट है। कल को उन्हें भी कुछ देखना हो कि वो गाड़ी 3 दिन की गई है, कहाँ गई, तो वो अपने लॉग बुक से चेक कर लेते तुरंत कि वो गाड़ी वहाँ भेजी गई और उसमें ये माल गया है, ये वहाँ डिलीवर होना है। तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी ट्रांसपोर्टर और कैरियर। पॉलिसी मिनिमम 500 रुपीज प्लस GST पर इशू होगी, इससे कम क्लेम पर इशू नहीं होगी। आई रिपीट द की फीचर्स। पॉलिसी 1 साल के लिए है एट ए टाइम। पॉलिसी रिन्यूएबल है एवरी ईयर्स। ऑथराइज फर्म के लिए होगी, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि ट्रांसपोर्टर फर्म के पास जितने भी व्हीकल हैं उन सभी का पैकेज मोटर इंश्योरेंस होना चाहिए। हर व्हीकल का रोड वर्दी कंडीशन के लिए सर्टिफिकेट यानी फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑप्शन है ये प्रपोजर का, सिंगल पॉलिसी ले या फ्लीट पॉलिसी ले, लेकिन फ्लीट एडवाइजेबल इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल उसके जितने भी हैं सब इसकी पॉलिसी में कवर हो जाए। अपने बिजनेस के लिए वो लॉग बुक भी मेंटेन करें और कंसाइनमेंट नोट भी मेंटेन करें। अब हर ट्रांसपोर्टर जो भी इस पॉलिसी को लेना चाहता है वो अपना कंफर्ट लेवल देखता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है गोडाउन। गोडाउन एट ए टाइम आपको एम्प्टी मिलता है नहीं मिलता है, गाड़ी अनलोड होने की पोजीशन में है या नहीं मिलती है, ये कोई नहीं जानता। क्योंकि नॉर्मली ट्रांसपोर्टर के पास गाड़ियाँ तो खूब सारी हो सकती हैं, लेकिन गोडाउन तो एक ही होता है। कोई बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर है 2 गोडाउन होंगे, अदरवाइज नॉर्मली गोडाउन एक ही रहता है, वो उसके स्पेस पर डिपेंड करता है। तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है गाड़ी अनलोड होने की पोजीशन में है या नहीं। और ऐसा कई बार होता है कि गाड़ी पहुंच गई, माल से भरी हुई है, लोडेड गाड़ी है, गोडाउन में जगह नहीं है, गाड़ी खड़ी है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि उस गाड़ी में जो भी माल है वो गाड़ी सेफली पहुंचने के बाद भी डैमेज होगी उन दिनों में जबकि गाड़ी खड़ी है। क्योंकि किसी भी तरीके का माल ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और कई बार तो ये भी होता है क्योंकि मिक्स्ड आइटम है ज़्यादातर, तो फ्रेगरेंस से ख़राब हो जाए, माल की लाइफ ही बहुत शॉर्ट हो इसलिए रखा ख़राब हो जाए, कुछ में पॉसिबिलिटी लीकेज की हो जाए, तो चांसेस लॉस और डैमेज के बढ़ जाते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टर ये प्रेफर करेगा कि आप हमें टाइम दीजिए। हमने इस पॉइंट को कंसीडर किया है और इसको कवरेज में शामिल किया है। तो हमारी जो पॉलिसी का कवर ड्यूरेशन है वो ये है कि पॉलिसी पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर, जहाँ से कि गाड़ी चलनी है, 2 पॉइंट होते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। जहाँ से गाड़ी चलेगी और जहाँ पर माल पहुँचेगा तो उसको फाइनल डेस्टिनेशन भी बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर रिस्क कहाँ से शुरू होगी? माल के लोड होने से, यानी गाड़ी अभी चली भी नहीं। फॉर एग्जांपल मेरा एक ट्रक आज बालाजी गोल्डन ट्रांसपोर्ट फर्म का जयपुर से और मुंबई जा रहा है, तो उसमें जयपुर से मुंबई की सारी ट्रांजिट की रिस्क कवर होगी। लेकिन उसके अलावा जब जयपुर में गाड़ी लोड हो रही है और लोडिंग ऑपरेशंस के दौरान जो भी
लॉस या डैमेज हुए हैं वो भी पॉलिसी में कवर होंगे. So policy starts with loading at the point of origin. It covers the entire transit risk, and when the GCCB reaches at the point of discharge या फाइनल डेस्टिनेशन, वहाँ उसको हम 3 दिन प्रोवाइड करेंगे जिस दिन से पहुँचा है. So policy ends with unloading or expiry of 3 days, whichever is earlier. और गाड़ी पहुंच गई, आज ही अनलोड हो गया सारा माल, रिस्क खत्म हो गई. पॉलिसी खत्म नहीं हुई, रिस्क खत्म हो गई उस गाड़ी. लेकिन बाई चांस अनलोड नहीं हुई तो गाड़ी कल भी खड़ी है, परसों भी खड़ी है, 3 दिन तक ही रिस्क कवर रहेगी. तो ये कंफर्ट ट्रांसपोर्टर्स को दिया गया है कि योर रिस्क विल स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन विद लोडिंग ऑफ कार्गो एंड will continue throughout the transit period, and after reaching at the discharge point on the expiry of 3 days from arrival of the vehicle, whichever is earlier, unloading or 3 days, the policy will expire, the risk will expire. तो ये जो कवर ड्यूरेशन है ये ट्रांसपोर्टर्स की, कैरियर फर्म्स की कन्वीनियंस को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है. तो पॉलिसी के रेटिंग पैरामीटर्स क्या रहेंगे? पॉलिसी में प्रीमियम निकालने के लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं. पहला तो हर व्हीकल का जीबीडब्ल्यू क्या है. ये बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, क्योंकि हर व्हीकल का जीबीडब्ल्यू, ग्रॉस व्हीकल वेट, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है. तो जीबीडब्ल्यू चेक किया जा सकता है. सेकेंडली, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी क्या रहेगी, यानी ट्रांसपोर्टर फर्म को सम इंश्योर्ड कितना चाहिए. नॉर्मली ये उसका टर्नओवर को रेफर करता है कि उसका साल में कितना टर्नओवर होता है, तो उतने का रिस्क कवरेज उससे चाहिए होता है. लेकिन ये टर्नओवर किसी भी साल का फिक्स तो रहता नहीं कि मान लिया पिछले साल मेरा टर्नओवर 3 करोड़ का था, इस साल की भी मैं 3 हो सकता है मैंने 2 गाड़ियाँ और बढ़ा दी हूँ, मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ. हो सकता है मेरी 5 गाड़ियाँ खराब हो गई हैं, बिक गई हैं, तो मेरा बिजनेस और रिड्यूस हो जाए. तो डिपेंड्स, ये ट्रांसपोर्टर की खुद की चॉइस है कि वो अपने लिए लिमिट ऑफ इंडेमनिटी क्या सेलेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि वो हमेशा ये चाहेगा कि उसके पूरे साल की जितने भी गाड़ियाँ चलती हैं, जितना भी टर्नओवर होता है, उसकी सारी रिस्क कवर हो जाए. तीसरे 2 एड ऑन कवर, उन दोनों में से वो कौन सा लेना चाहता है या दोनों लेना चाहता है, उसका प्रीमियम ऐड हो जाएगा. ये तीनों फैक्टर प्रीमियम डिसाइड करेंगे. लेकिन उस प्रीमियम पर कोई डिस्काउंटिंग और लोडिंग का प्रोविजन भी रहेगा. ये इस बेसिस पर डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ व्हीकल बॉडी क्या यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि टाइप ऑफ व्हीकल बॉडी बहुत सारे होते हैं. क्लोज बॉडी है, ट्रेलर है, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल है, टैंकर है, कुछ भी हो सकते हैं. फिर उसकी फ्लीट कितनी बड़ी है, जितनी ज़्यादा बड़ी फ्लीट होगी उतना बड़ा फ्लीट डिस्काउंट भी मिलेगा उसको. तीसरे, उसके व्हीकल्स की एज, फिटनेस और टाइप ऑफ कार्गो क्या है. टाइप ऑफ कार्गो इसलिए मैटर करता है कि कुछ व्हीकल्स, कुछ ट्रांसपोर्टर फर्म सिर्फ किसी न किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का ही ट्रांसपोर्ट करते हैं. जैसे मान लिया मेरा कोई सारे व्हीकल हिंदुस्तान पेट्रोलियम से टाई अप है, तो मैं उनके यहाँ से पेट्रोल डीजल लेकर के उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ. या मेरा किसी सीमेंट फैक्ट्री से टाई अप है, तो मैं उनके सारे ऑल इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स को या फ्रेंचाइजीज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, या किसी टेक्सटाइल मिल से या किसी पेपर मिल से. तो अंदर स्पेसिफिक एग्रीमेंट भी ट्रांसपोर्टर फर्म काम करती है. तो वहाँ टाइप ऑफ कार्गो जो भी है वो अगर नॉन हैजार्डस कैटेगरी का है, नॉन फ्लेमेबल कैटेगरी का है, तो भी डिस्काउंटिंग हो सकती है. फिर हर क्लेम पर कंपलसरी एक्सेस एप्लीकेबल रहेगा. 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम रुपीज 5,000 पर ईच एंड एवरी क्लेम. पॉलिसी में एक क्लेम भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं और एक भी ना आए, सारी सिचुएशन है. लेकिन अगर कोई क्लेम आता है तो 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट, जो कि मिनिमम 5,000 होगा, डिडक्ट होगा. ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी अगर कॉज ऑफ लॉस टेररिज्म रहा हो. हालांकि टेररिज्म पॉलिसी में कवर नहीं है, लेकिन एड ऑन कवर है. अगर इंश्योर ने टेररिज्म एड ऑन कवर लिया है
और लॉस भी टेररिज्म से हुआ है तो कंपल्सरी एक्सेस का अमाउंट भी डिफर करेगा, क्योंकि टेररिज्म एक ऐसी रिस्क है जिसको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली डील नहीं करती, क्योंकि उसके लिए एक टेररिज्म पूल बना हुआ है जो प्रीमियम रेट, कंपल्सरी एक्सेस, क्लेम सेटल वगैरह सब खुद ही डिसाइड करते हैं। पॉलिसी में कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स भी हैं, जिनमें फर्स्ट एक्सक्लूजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि ये कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी थर्ड पार्टी की डेथ, इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज को कवर नहीं करेगी। उसका रीजन, और रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिस्क थर्ड पर्सन की डेथ, इंजरी या प्रॉपर्टी डैमेज मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कवर है, और ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी रिस्क होती है वो मोटर पॉलिसी में कवर होती है। तो मोटर पॉलिसी हमारी कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी में मैंडेटरी है हर व्हीकल की, और वो भी पैकेज पॉलिसी, इसीलिए कि सारे व्हीकल रिलेटेड रिस्क भी और थर्ड पार्टी रिलेटेड रिस्क भी उसी पॉलिसी के तहत पेबल हो। नॉर्मली कोई भी ट्रांसपोर्टर अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज जीसीसीबीज का टिक इंश्योरेंस नहीं लेता है, क्योंकि उनको पता है गाड़ी की कॉस्ट ज़्यादा है और नॉर्मली गाड़ियों में लॉस और डैमेज होते रहते हैं, तो वाई दे शुड पे फ्रॉम देयर पॉकेट। इंश्योरेंस प्रीमियम होता ही कितना सा है, तो दे विल ऑलवेज प्रेफर टू टेक ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एक बार ले ली है उसने, तो उसमें ओडी, पर्सनल एक्सीडेंट टू ओनर कम ड्राइवर, थर्ड पार्टी, ये सारी रिस्क कवर होगी। तो पर्पज यहाँ ये है कि कैरियर्स लीगल लायबिलिटी में किसी भी थर्ड पार्टी की पर्सनल इंजरी का, डेथ का या प्रॉपर्टी डैमेज का क्लेम पेबल नहीं है, क्योंकि ये रिस्क कवरेज उस व्हीकल की पैकेज पॉलिसी, मोटर पैकेज पॉलिसी में कवर्ड है। किसी भी तरीके की कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी कवर्ड नहीं है, और कोई भी गुड्स जो कि ट्रांसपोर्टर का खुद का है, जो उस व्हीकल में जा रहा है, अगर उसको भी लॉस और डैमेज हो गया है, तो चाहे वो खुद का हो या उसके एजेंट का हो या उसके सर्वेंट का हो, उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी। राइट एंड स्ट्राइक से अगर कोई लॉस हुआ है उसका भी क्लेम पे नहीं करेगी, लेकिन अगर इंश्योर्ड ने राइट एंड स्ट्राइक एड ऑन कवर ले रखा है तो रिस्क कवर हो जाएगी। टेररिज्म से लॉस हुआ है तो भी कंपनी पे नहीं करेगी, लेकिन अगर उसने एड ऑन कवर ले रखा है टेररिज्म का तो रिस्क कवर हो जाएगी। इनहेरेंट डिफेक्ट और वाइस इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, मौत, वर्मिन, मिल्ड्यू, मोल्ड, डैम्प, वियर एंड टियर, ये इसलिए लिखे जाते हैं या इसलिए इनको एक्सक्लूड किया जाता है कि ये नॉर्मली जब कोई पेरिशेबल आइटम या ऐसा आइटम जो कि सड़ जाए, खराब हो जाए, जब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो वो बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी फायर के, बिना किसी एक्सप्लोजन के, बिना किसी नेग्लिजेंस के भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ शॉर्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट से भरा हुआ ट्रक भेजा, या वेजिटेबल्स का, या मिल्क प्रोडक्ट का, या स्वीट्स का, या बेकरी का, तो ऐसे एडिबल आइटम्स की लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जयपुर से मुंबई केले से भरा हुआ ट्रक भेजा, नॉर्मली मुंबई थर्ड डे डिलीवरी हो जाती है। अब बाई चांस रास्ते में कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई राइट एंड स्ट्राइक हो गया या कोई और चीज़ हो गई, तो गाड़ी 7वें दिन पहुंची, और 7वें दिन जब केले का स्टॉक पहुंचा था वो तो सारा रास्ते में सड़ गया, खराब हो गया। इस तरीके का अगर कोई लॉस हुआ है तो कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी पे नहीं करेगी, क्योंकि कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी का जो कवरेज, उसमें फायर, एक्सप्लोजन, नेग्लिजेंस ये रिस्क कवर है, ये रिस्क कवर नहीं है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, यानी कि प्राइस में अप डाउन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डिले हो गया, उससे लॉस हो रहा है, वो भी कवर नहीं होगा, क्योंकि इंश्योर्ड पेरेंट से लॉस नहीं हुई। प्लस ट्रांसपोर्टर फर्म की अपनी गलतियां भी हो सकती हैं,
जैसे माल भेज दिया जयपुर से मुंबई और उनके पास सिर्फ स्टेट परमिट है, अब स्टेट परमिट से माल आप स्टेट के अंदर ही भेजेंगे, या व्हीकल का फिटनेस ही नहीं, या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है ड्राइवर के पास। तो इस तरीके की नेग्लिजेंस या गलतियाँ पॉलिसी के एक्सपीरियंस में आती हैं, इनका क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये कैरियर लीगल लायबिलिटी के कुछ एक्सपीरियंस हैं, लेकिन बाई चांस अगर कोई ऐसा लॉस और डैमेज हो जाता है तो ये पहली ड्यूटी है ट्रांसपोर्टर फर्म की कि इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करे। उसका रीजन क्या है कि जो भी लॉस और डैमेज हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस का फिजिकल वेरिफिकेशन कराएगी। सिर्फ कहने से तो काम चलेगा नहीं। ट्रांसपोर्टर फर्म ने कह दिया गाड़ी ओवरटर्न हो गई, सारा के सारा माल लॉस हो गया, ये गाड़ी में आग लग गई, सब कुछ जल के राख हो गया। लेकिन जब सर्वेयर पहुंचा तो उसने देखा कि थोड़ा सा माल जला, बाकी सारा माल से, तो उसका फिजिकल इंस्पेक्शन होना जरूरी है, फोटोग्राफ होना जरूरी है। फिर हमारा एक्सपर्ट सर्वेयर जो कि लाइसेंस पर्सन है IRDA से, जो कि कॉम्पिटेंट टू असेस है, वो जाएगा, फिजिकली वेरीफाई करेगा, साल्वेज वैल्यू निकालेगा, असेसमेंट करेगा, उसके बेसिस पर, उसके रिकमेंडेशंस पर, उसके असेसमेंट बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल करेगी। तो ये जो प्रोसीजर है ये तभी फॉलो हो पाएगा जबकि लॉस की इमीडिएट इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी को आ जाए। बाकी क्लेम सेटलमेंट में तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए ये बाउंडन ड्यूटी है इंश्योर्ड की, मोरल ड्यूटी है उसकी कि द मोमेंट यू कम टू नो सम गुड्स has suffered a loss or damages, he has to intimate the insurance company immediately. Then comes to claims document. अब क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, प्रोडक्ट इसमें जो कवर्ड है वो भी डिफरेंट है, तो क्लेम सेटलमेंट में कुछ डिफरेंट तरीके के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। तो अगर कोई लॉस इंटीमेट हुआ है, उसके सेटलमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी मांगेगी सबसे पहले तो इनकी जिस गाड़ी में माल जा रहा था उसकी पैकेज पॉलिसी दीजिए, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द RTO फर्म्स, जिससे व्हीकल आइडेंटिफाई होता है। अगर किसी एग्रीमेंट के तहत माल कैरियर हो रहा है तो वो एग्रीमेंट लेटर दे दीजिए, जिससे कि प्रिंसिपल का भी नाम पता लग जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखाइए। ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है टू ऑथराइज ए ट्रांसपोर्ट फर्म टू डू द ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस अंडर द कैरियर बाय रोड एक्ट 2007 इशूड बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे किसी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको IRDA से लाइसेंस लेना होगा। ऐसे ट्रांसपोर्टर्स के पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। RC से कंफ्यूज मत कीजिए इसको, RC इज इशूड बाय RTO, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलग होता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस बात का है, ये परमिशन है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आपको परमिशन दी है कि आप गाड़ी के जरिए अपने माल लाने ले जाने का काम कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टैट्यूट होता है जिसको कैरियर बाय रोड एक्ट 2007 कहा जाता है। तो नॉर्मली आप किसी ट्रांसपोर्टर फर्म के ऑफिस में जाएंगे तो उनके ऑफिस में आपको ये सर्टिफिकेट डिस्प्ले होता हुआ मिलेगा। फिर व्हीकल की फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं, क्लेम फॉर्म जिसमें की डिटेल ली जाएगी, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स जैसे GR गुड्स रिसीट। अब गुड्स रिसीट एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें जो माल है उसकी सारी डिटेल है कि ओनर कौन है, माल क्या है, क्वांटिटी क्या है, वेट क्या है, वैल्यू क्या है, कहाँ से जाएगा, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, ये सारी डिटेल आपको GR में मिल जाएगी। तो ये जो GR है इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि व्हीकल के जो भी माल जा रहा है उन सबकी GRs का अगर टोटल कर लिया जाए तो पता लग जाता है कि इसमें कितनी कॉस्ट का माल जा रहा है। गुड फॉरवर्ड नोट, आइटम वाइज क्या क्या माल जा रहा है, किस माल को कहाँ ड्रॉप होना है, ये गुड फॉरवर्ड नोट से पता लग जाएगा। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट क्लेम सेटलमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी मांगेगी। इंश्योरेंस करते समय कुछ भी नहीं चाहिए इनमें से।
लेकिन इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे चाहिए। हाँ, अगर कोई पॉलिसी आप देना चाहते हैं किसी ट्रांसपोर्ट ऑफ हमको क्वेट चाहिए, आपको प्रीमियम का लिए कोटेशंस चाहिए, तो आपको बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन लेनी होगी ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्म से कि उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं जिनको कि वो इंश्योर कराने चाहते हैं, ग्रॉस व्हीकल वेट क्या है उनके, जो कि आरसी से मिल जाएगा, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी क्या सेलेक्ट की है जिसके लिए वो अपना टर्नओवर देखेंगे, एड ऑन कवर कौन से ले रहे हैं, 2 है हमारे पास, दोनों ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, एक भी नहीं है, चॉइस होने की। व्हीकल्स किस तरीके के हैं, क्लोज बॉडी है, टैंकर है, ट्रेलर है, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल है, नॉर्मली उनकी एज क्या है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम तक ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रहता है व्हीकल्स का, जिसमें कमर्शियल व्हीकल का तो और भी कम रहता है, कार की केवल 15 साल है। टाइप ऑफ कार्गो क्या है, किस तरीके का माल जाता है, कार्गो के लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरीके का माल कोई भी ट्रांसपोर्टर कैरी कर सकता है, बट कार्गो है क्या ये वेरीफाई करना होगा, मतलब प्रपोजल के टाइम पे बताना होगा किस तरीके का माल जाएगा, मिक्स भी हो सकता है, पास्ट क्लेम हिस्ट्री क्या रही है, और सिंगल पॉलिसी चाहिए, फ्लीट पॉलिसी चाहिए। तो ये बेयर मिनिमम डिटेल प्रपोजल फॉर्म में इसलिए चाहिए कि इसके बेसिस पर ही अंडरराइटर प्रीमियम कोड जनरेट करेगा। पॉलिसी में कुछ खास चीजें हैं जो कि अंडरराइटर को देखनी होंगी कि वो सारे के सारे व्हीकल जो कि उनके ओन्ड हैं और हायर्ड हैं वो फ्लीट पॉलिसी में कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सब व्हीकल्स की मोटर पैकेज पॉलिसी है या नहीं, क्योंकि वो जरूरी है। अगर एट द टाइम ऑफ लॉस पॉलिसी एक्सपायर्ड मिली या पॉलिसी नहीं मिली या केवल थर्ड पार्टी पॉलिसी मिली तो भी कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी क्लेम पे नहीं करेगी। और किसी भी तरीके का कार्गो अलाउ है एक्सेप्ट द कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, कॉन्ट्राबैंड इन द सेंस जो लीगली परमिटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लिकर, ड्रग्स, एनिमल्स ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक स्पेसीज जो लीगली परमिटेड नहीं है उसको कैरी नहीं करना, दैट्स ऑल। अब इसमें ये देखना है ये जो स्पेशल फीचर्स हैं उसके साथ वो ट्रांसपोर्ट फर्म एज ए कॉमन कैरियर काम कर रही है कि नहीं। कॉमन कैरियर का मतलब है पब्लिक के लिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर है, पब्लिक ट्रांसपोर्टर है। दूसरे वो ट्रांसपोर्टर आपसे एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि सर मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी क्यों नहीं ले ली जाए बजाय कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की, क्योंकि मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी में भी सारे माल की रिस्क कवर होती है। यहां आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि आपको समझना पड़ेगा कि मैरिन ट्रांजिट का कवरेज क्या होता है और कैरियर लीगल लायबिलिटी का कवरेज क्या होता है। तो कैरियर लीगल लायबिलिटी अगर हम इस पॉलिसी को बोलते हैं इसका मतलब ये पॉलिसी लायबिलिटी सेक्शन की पॉलिसी और एक लायबिलिटी को कवर कर रही है, जबकि मैरिन पॉलिसी में क्या कवर होता है, माल कवर होता है, यानी प्रॉपर्टी की रिस्क कवर होती है। अब ये जो कैरियर लीगल लायबिलिटी में लायबिलिटी कवर हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो माल है वो ट्रांसपोर्टर फर्म का तो है ही नहीं, उसका ओनर तो कोई और है। ट्रांसपोर्टर फर्म को तो उसको रियल वैल्यू नहीं पता, जो ओनर ने बता दी उसी को मान लिया। और ट्रांसपोर्टर फर्म तो उस माल के लिए कस्टोडियन है, वो भी सिर्फ उतने से पीरियड के लिए जब तक कि माल उसने लिया है और जहां उसको भेजना है वहां तक सेफली डिलीवर नहीं हो जाता तो कस्टोडियन हुआ।
तो ये तो एक लायबिलिटी है। लेकिन जो मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी है वो माल की रिकवर करती है। और ये माल किसका होता है? कंसाइनर का, कंसाइनी का, बायर का, परचेजर का, क्योंकि उनमें ओनरशिप मूव करती रहती है। मैरिन पॉलिसी के बारे में शायद आप जानते होंगे कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ क्लेम देखा जाता है। पॉलिसी देते समय भले ही किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि माल रास्ते में चलते हुए भी बिक जाता है। ये बायर और सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकते हैं, इसलिए वो मैरिन पॉलिसी फ्रीली असाइनेबल पॉलिसी कहलाती है। उसमें ओनर्स भी चेंज हो जाते हैं, कंसाइनर कंसाइनी भी चेंज हो जाते हैं, परचेजर भी चेंज हो जाता है। तो दोनों पॉलिसी डिफरेंट है। कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में लायबिलिटी कवर होगी, जबकि मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी में प्रॉपर्टी या गुड्स या कार्गो या कम्युनिटीज कवर होगी। कैरियर लीगल लायबिलिटी इसलिए ली जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टर फर्म खुद ओनर नहीं है उस माल का, जबकि मैरिन पॉलिसी इसलिए ली जाती है कि वो ओनरशिप उन्हीं के पास है माल की। अब क्योंकि फ्लीट पॉलिसी देने का प्रोविजन है, तो फ्लीट पॉलिसी में चाहे ओन्ड व्हीकल हो या हायर्ड व्हीकल हो, सारे के सारे व्हीकल्स पॉलिसी में कवर हो जाएंगे, पूरे 12 साल तक कवर रहेंगे, 12 महीने तक कवर रहेंगे। अब एक कौन फीचर यह है दोनों पॉलिसीज का कि मोटर इंश्योरेंस में भी और कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में भी अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होता। आपने सुना कभी मोटर इंश्योरेंस में अंडर इंश्योरेंस का आरटीआई या एवरेज क्लॉज लगा दिया? नेवर, इट कैन नेवर हैपन। क्योंकि मोटर इंश्योरेंस का जो बीमा होता है पैकेज पॉलिसी का या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी का, वो हमेशा आईडीवी बेस्ड होता है। आईडीवी कहते हैं इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब आईडीवी आप सभी ने देखी है, नॉर्मली 5 साल की होती है। 5 साल की टेबल हर व्हीकल पर अप्लाई होती है और इस आईडीवी में वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट होती चली जाती है, क्योंकि व्हीकल की मार्केट वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। इसलिए व्हीकल जब भी रीसेल होता है तो नॉर्मली पहला क्वेश्चन ये आता है कि कौन से साल का मॉडल है, उसके बेसिस से उसकी वैल्यूशन निकाली जाती है। तो जहां वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट हो रही है और उसको मार्केट वैल्यू पर इंश्योरेंस किया जा रहा है, वहां तो अंडर इंश्योरेंस होने का मतलब ही नहीं है। इसलिए मोटर इंश्योरेंस में तो अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या कैरियर लीगल लायबिलिटी में अंडर इंश्योरेंस अप्लाई होता है? कैरियर लीगल लायबिलिटी में अंडर इंश्योरेंस इसलिए अप्लाई नहीं होगा कि ट्रांसपोर्टर फर्म को ये पता ही नहीं कि इसका एक्चुअल वैल्यूएशन है क्या। उसको तो सर वो वैल्यूएशन पता है जो कि उसको बताया गया, क्योंकि ट्रांसपोर्टर फर्म तो उसका माल का मालिक है ही। वैरायटी ऑफ पीपल अपना माल भेजते हैं, जिनमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती हैं, कंपनी भी हो सकती हैं, और किसी भी तरीके का माल हो सकता है। तो ये जो सब लोग ओनर ऑफ गुड्स हैं, ये ट्रांसपोर्टर को तो सिर्फ भाड़ा ही पे कर रहे हैं ना, जिसके बदले में ट्रांसपोर्टर फर्म उस माल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टर हैज गॉट नो राइट टू इवेल्युएट दैट गुड्स। तो यहाँ क्योंकि वो मालिक नहीं है, उसे वैल्यूएशन भी नहीं पता, उसे ओरिजिनल कॉस्ट भी नहीं पता, इसलिए अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होता। अब पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि सम इंश्योर्ड कैसे डिसाइड या लिमिट ऑफ इंडेमनिटी कैसे डिसाइड। और ये लिमिट ऑफ इंडेमनिटी भी 2 पार्ट में चाहिए, AOA और AOY। क्योंकि कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी लायबिलिटी सेक्शन का पार्ट है, तो लायबिलिटी में लिमिट्स हमेशा एनी वन एक्सीडेंट और एनी वन ईयर की सेलेक्ट की जाती है। तो ये जो AOA एंड AOY हैं, ये दोनों ही प्रपोजर को खुद ही डिसाइड करनी है और उनको अपने एक्चुअल टर्नओवर बेसिस पर डिसाइड करनी है। यानी कि एनी वन एक्सीडेंट में उसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है और एनी वन ईयर में उसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, इसी लायबिलिटी को कवर करने के लिए वो पॉलिसी लेगा। तो ऐसे सिचुएशन में
ऐसी सिचुएशन में he had to decide both AOA and AOY. कैसे डिसाइड होंगे? इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ. The insured firm, that is transporter firm, they will decide their AOA and AOY on the basis of the highest limit of the individual vehicle. वो कैसा होगा? से फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्म है बालाजी गोल्डन ट्रांसपोर्ट. मेरे पास 5 टैंकर हैं और 5 के 5 मैंने इंडियन ऑयल डिपो में लगा दिया कि मेरे 5 टैंकर आपके यहाँ से डीजल पेट्रोल लेंगे और आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टेट वाइज सप्लाई करें. ठीक है. अब मुझे अपनी कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है और उसमें डिसाइड करना है कि मैं अपना AOA कितना डिसाइड करूँगा और AOY कितना डिसाइड करूँगा. तो AOA यानी एनुअल एक्शन लिमिट देखने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे टैंकर की मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितनी है. सपोज एज पर RC 5000 लीटर. तो मुझे पता है 5000 लीटर से ज़्यादा का नुकसान तो होगा. अब 5000 लीटर की वैल्यू क्या होगी? मान लिया डीजल की कम है, पेट्रोल ले जा रहा है, तो पेट्रोल की मैक्सिमम चलिए एवरेज 100 रुपीज है और 5000 × 100 = 5 लाख. यानी कि अगर मेरा ये व्हीकल ओवरटर्न हो जाए, आग लग जाए, पूरा की पूरा जल जाए, तो भी मेरी मैक्सिमम लायबिलिटी एक टैंकर में 5 लाख रुपये. AOA एनुअल एक्सीडेंट लिमिट निकल आई. अब इसी से मैं अपने 5 लाख × 5 टैंकर है मेरे पास × 365. तो जो मेरा टोटल आएगा वो मेरे एनुअल टर्नओवर के आसपास ही होगा. हालांकि मैं उससे कम भी ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा भी ले सकता हूँ, ये मेरी चॉइस पर है, क्योंकि मुझे इन्हीं दोनों लिमिट पर प्रीमियम पे करना है. तो सम इंश्योर्ड कैन बी द वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड एज डिक्लेयर्ड बाय द कंसाइनर. ये मुझे डिसाइड करना है कि मेरा सम इंश्योर्ड कितना होगा. तो AOA और AOY दोनों मैंने निकाल लिए. अब जो प्रीमियम रेट लगेगा वो नेचर ऑफ कार्गो के बेसिस पर लगेगा. जैसे मान लिया मैंने IOC इंडियन ऑयल डिपो से ही कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं जो आइटम कैरी कर रहा हूँ वो तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, उसमें प्रीमियम रेट भी ज़्यादा हो सकती है. हायर इज द रिस्क, हायर इज द रेट ऑफ प्रीमियम, लोअर इज द रिस्क, लोअर इज द रेट ऑफ प्रीमियम. तो हो सकता है प्रीमियम रेट 1% है. लेकिन बाई चांस मैं अगर कोई सब्जियां ही बेचता हूँ या कोई फर्नीचर बेचता हूँ या कपड़े का माल बेचता हूँ या कोई पेपर बेचता हूँ, कम रिस्क की आइटम है, तो हो सकता है मेरी प्रीमियम रेट 15 पैसे हो, 20 पैसे हो. इट डिपेंड्स, क्योंकि प्रीमियम रेट अंडरराइटर ने कोट करनी है. अब ये जो पॉलिसी है कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी, ये स्टैट्यूटरी कंपल्सन नहीं है कोई, यानी कि कोई लीगल कंपल्सन नहीं है कि हाँ ट्रांसपोर्टर या कैरियर फर्म को पॉलिसी लेनी है. लेकिन पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 जो कि इंडिया का एक्ट है, इंडिया का लॉ है, वो ये करता है कि कोई भी आइटम जो भी कैरी किया जा सकता है, उसमें हजार्डस आइटम्स भी हो सकते हैं, उनकी रिस्क कवरेज होनी चाहिए. मोटर व्हीकल एक्ट भी ये कहता है कि जो भी व्हीकल रोड पर चल रहा है, किसी भी पर्पज के लिए चल रहा हो, जिसमें गुड्स कैरिंग के लिए भी हो सकता हो, तो उसमें भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस होना चाहिए, वो कि कंपलसरी. तो कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी की पार्शियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनकी वजह से इंश्योरेंस पॉलिसी लेना भी कंपलसरी हो जाता है, प्लस बिना इसके ट्रांसपोर्टर का बिजनेस चल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है लॉस और डैमेज की. कभी भी हो सकती है, किसी भी रूट पर सकती है, किसी भी व्हीकल के साथ हो सकती है, किसी भी माल के साथ हो सकती है. और फिर राउंड द ईयर अगर बिजनेस ही यही हो ट्रांसपोर्टर का कि माल को लाना है, ले जाना है, पहुंचाना है, लोड करना है, अनलोड करना है, तो इस सारे प्रोसेस में कहीं भी किसी भी ओनर के माल को लॉस और डैमेज हुआ तो उसका तो लीगल राइट है, क्योंकि उसने फ्रेट पे किया है.
उसका ये लीगल राइट है कि वो अपने उस माल का कंपनसेशन ट्रांसपोर्टर फर्म से क्लेम कर ले। और अगर उसने उस माल को इंश्योरेंस करा के भी भेजा है तो चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लेगा, तो ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी उससे ट्रांसपोर्टर से रिकवर करेगी। अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लॉस ऑफ डैमेज को कंपनसेट करना है, क्योंकि जो लॉस ऑफ डैमेज हुआ है वो उसकी कस्टडी में हुआ है, उसके ट्रांजिट पीरियड में हुआ है, उसके एम्प्लॉय से हुआ है। और हर एम्प्लॉय की गलती के लिए ओनर इज वाइकेरियसली रेस्पॉन्सिबल, ये लॉ है इंडिया। अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट मेरे ड्राइवर से हो गया तो केस मेरे पे चलेगा, आई एम द ओनर। ड्राइवर पर तो ड्राइविंग का ही, रश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का ही केस चलेगा। आई एम रेस्पॉन्सिबल ऑन बिहाफ ऑफ माई एम्प्लॉय। ये वाइकेरियस लायबिलिटी है। तो क्योंकि ये भी लायबिलिटी सेगमेंट की पॉलिसी है और पॉसिबिलिटी ये भी है कि किसी के साथ ऐसा भी संभव है कि जो उसने टोटल अर्निंग राउंड द ईयर किया है उससे ज़्यादा कि उसको लॉस और क्लेम सेटल करने पड़ गया, तो आप ये मान के चलें कि इसके बिना ट्रांसपोर्टर फर्म ये बिजनेस नहीं कर पाएगा। हाँ, ये पोजीशन जरूर होगी कि आप जहाँ भी इस पॉलिसी को शेयर करने जा रहे हैं वहाँ उस ट्रांसपोर्टर के पास ये पॉलिसी पहले से हो। रीजन बीइंग वी आर द लेट एंट्रेंट्स, हमारी पॉलिसी तो अभी 2-3 साल से आई है। उससे पहले ट्रांसपोर्टर इस पॉलिसी के बिना तो बिजनेस कर नहीं रहे थे, तो वो आपको कह सकता है कि वी आर ऑलरेडी हैविंग दिस पॉलिसी। वहाँ आपको अपनी मार्केटिंग स्किल्स से एनी हाउ एंट्री लेनी, क्योंकि आपकी एक एंट्री से आपको 2 तरीके के बिजनेस मिल जाएंगे। कैरियर्स लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस का तो प्रीमियम मिलेगा, प्लस जितने भी उनके पास फ्लीट है, नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, उसमें भी आप डेंट कर सकते हैं, उसमें भी एंट्री ले सकते हैं। अब होगा क्या कि क्योंकि कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में ओन्ड व्हीकल्स की भी और हायर व्हीकल्स की भी रिस्क कवर है, तो आप ये ट्रांसपोर्टर को नहीं कह सकते कि जो आपके पास हायर व्हीकल है उनकी पॉलिसी भी आप लीजिए। नो, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का तो उन व्हीकल्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं, वो तो ओनर है ही नहीं, वो तो भाड़ा दे रहा है उनको। तो जो उन गाड़ियों के मालिक हैं पैकेज पॉलिसी वो लेंगे, प्रीमियम वो पे करेंगे और पॉलिसी लेकर के वो ट्रांसपोर्टर फर्म को दे देंगे एज अ मैटर ऑफ प्रूफ दैट द व्हीकल हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली इंश्योर्ड अंडर द मोटर इंश्योरेंस पैकेज पॉलिसी। तो ट्रांसपोर्टर के पास इस बात का लिए सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए कि उसके पास जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे वो ओन्ड है या हायर है, उन सभी का इंश्योरेंस है, ये सफिशिएंट है। तो ये है कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब आप में से पहले किसी का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना हमने प्रोविजन ये किया है कि अभी हम कैरियर्स लीगल लायबिलिटी का एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे। मैं अभी टेस्ट पेपर गीतिका जी के मेल आईडी पर भेज रहा हूँ, वो आप सबकी मेल आईडी पर टेस्ट पेपर भेज देंगे। आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उसमें। आप उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके वापस मेरे मेल आईडी पर डायरेक्ट भेज दें। मेरा मेल आईडी बिल्कुल सिंपल है, jagendra.kumar@sriramgi.com। तो मैं ये पेपर गीतिका जी की मेल आईडी पर भेज रहा हूँ, उनकी मेल आईडी से आपको ये टेस्ट पेपर मिल जाएगा। कोशिश ये करें कि आप इस 20 मिनट के ड्यूरेशन में सभी अपना वीडियो ऑन रखें। पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं है, पेपर हो सकता है आप में से कुछ लोग 5 मिनट में ही कर दें, लेकिन टाइम आपको 20 मिनट्स का एलोकेट है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आप मेल आईडी पर भेज रहा हूँ गीतिका जी।
Geetika ji, are you there? Yes, sir. Just acknowledge whether have you received it or not. Yes, sir, received. Okay. Merit further to all of them.